स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन करियर क्लासेस में। और मैं कुमार अंबुज एक बार फिर से ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे डायग्राम की। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल और वायुमंडल से संबंधित विभिन्न परतों के बारे में, संरचना के बारे में, कि इसमें कौन कौन से मेन टॉपिक आते हैं जो कि मेन एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी, हेल्पफुल साबित होते हैं। जैसा कि आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे, आज हम लोग इस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पूरे वीडियो में इस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे कि कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है इससे निकल कर आते हैं, जो कि मेन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी यानी कि इंपॉर्टेंट साबित होती है। फ्रेंड्स, तो चलते हैं, देर न करते हुए आते हैं इस टॉपिक की ओर और देखते हैं कि इससे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप बने रहिए फ्रेंड्स, प्लीज इसको बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। ठीक है, उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला आज का टॉपिक है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। इसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। तो आखिर फ्रेंड्स यह वायुमंडल होता क्या है, सबसे पहले इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स एकदम वेरी सिंपल है कि वायुमंडल आखिर होता क्या है। तो समझिएगा कि जैसा कि आपका फिगर दे रखा है मैंने, ठीक है, तो एक डायग्राम है आपका, ये है आपका पृथ्वी, ठीक है, जो कि कुछ छायांकित भागों से घिरा हुआ रहता है, यानी कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के विस्तृत फैलाव रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। याद रखिएगा, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का फैलाव बना रहता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। ठीक है, और फ्रेंड्स वायुमंडल में दो संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है, दो संरचनाएं पाई जाती है। कौन कौन? तो वायुमंडल में दो संरचनाएं पाई जाती है। एक होता है ऊपरी संरचना और एक होता है निचली संरचना। ठीक है, दो संरचनाएं पाई जाती है, एक ऊपरी और एक निचली। तो हम लोग ऊपरी संरचना के अध्ययन को किसमें करेंगे? ठीक है, यानी कि वायुमंडल के ऊपरी संरचना, देखिए इसके ऊपर वाले भाग का अध्ययन हम किसमें करेंगे? तो इसके ऊपर वाले भाग के अध्ययन हम करेंगे एरोलॉजी में, यानी कि ऊपरी वाले भाग का अध्ययन करेंगे एरोलॉजी, AEROLOGY, एरोलॉजी, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग वायु विज्ञान। ठीक है, और एक आपका निचली परत होती है, निचली परत, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं मेट्रियोलॉजी, METEORLOGY, मेट्रियोलॉजी यानी कि ऋतु विज्ञान। इसको कहते हैं ऋतु विज्ञान। ठीक है, इसको कहते हैं ऋतु विज्ञान, यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात की जाए, ठीक है, तो वायुमंडल में दो परत पाई जाती है, एक होता है ऊपरी परत और एक होता है निचली परत। अब ऊपरी परत को हम एरोलॉजी कहते हैं यानी वायु विज्ञान कहते हैं, और निचली परत को हम मेट्रियोलॉजी कहते हैं यानी ऋतु विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब कि ऊपरी परत का जो अध्ययन होता है, जिसमें हम अध्ययन करते हैं वायुमंडल के ऊपरी भाग को, वायुमंडल के ऊपरी वाले भाग को, इसको किस नाम से जानते हैं? एरोलॉजी, यानी कि इसमें हम ऊपरी भाग का अध्ययन करेंगे, और नीचे वाले भाग का यानी मेट्रोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे? वायुमंडल के नीचे वाली संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि वायुमंडल तो विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, पृथ्वी के बाहर भाग में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। तो दोस्त यहां से एक क्वेश्चन निकल कर आती है कि कौन कौन से गैस शामिल रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में 100% गैसें इंक्लूड रहती है। अब इसमें कौन कौन सी गैसें इंक्लूड रहती है, ध्यान दीजिएगा। ये तो होता है टोटली 100%। ठीक है, तो 100% में कौन कौन से गैसें होती है? तो एक चीज याद रखिएगा, 100% में सबसे पहला होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो कि सबसे ज्यादा होता है, कितना होता है? 78%। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन आ जाता है आपका 20.09%। ठीक है, 20.92 कह सकते हैं आप, 20.92% ऑक्सीजन। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है आपका कार्बन, कार्बन
ठीक है, कार्बन आपका हो जाता है 0.93%, ठीक है, और बाकी जो पाया जाता है वो एक्स्ट्रा पाया जाता है। एक्स्ट्रा यानी कि बहुत सारे गैसों का मिला हुआ समूह रहता है वो पाया जाता है, ठीक है। यानी कि टोटल 100 करेंगे कि वायुमंडल में ये सब जो गैसें होती है मुख्य रूप से भूमिका निभाती है, ठीक है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि वायुमंडल की संरचनाएं कितनी होती है, कितने पार्ट्स में उसको तोड़ा जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्गन गैसें पाई जाती है 0.93%, ठीक है, आर्गन गैसें पाई जाती है 0.93%। अब देखिएगा फ्रेंड्स, वायुमंडल लगभग जो है 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब देखिएगा वायुमंडल की संरचना के आधार पर वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है, अब ध्यान दीजिएगा। तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। कितने परतों में बांटा गया है? 5 परतों में, जो आपके सामने निम्न प्रकार से है। देखिएगा, सबसे पहला परत है क्षोभ मंडल, इसके बाद है समताप मंडल, इसके बाद है ओजोन मंडल, इसके बाद आयन मंडल, इसके बाद बहिर्मंडल, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं शॉर्ट कॉन्सेप्ट से। इसका फर्स्ट वाला लेटर याद रखिएगा कि छो स ओ आ ब, छो स ओ आ ब, ठीक है। क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद ओजोन मंडल, इसके बाद आयन मंडल, इसके बाद बहिर्मंडल यानी वाह्य मंडल, ठीक है। अब यह कितने किलोमीटर के रेंज तक आता है, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं डायग्राम की तरफ और पार्टिकुलर आपको बताते चलूंगा। आई होप दोस्त, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आपको डायग्राम की तरफ। तो सबसे पहला आता है क्षोभ मंडल। सबसे पहला क्या आता है? क्षोभ मंडल। तो आप लोग जैसे कि फ्रेंड्स देख रहे होंगे कि यह आपका अर्थ है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर, यानी याद रखिएगा कि वायुमंडल का सबसे निचला परत जो होता है वह क्षोभ मंडल होता है। क्या होता है? क्षोभ मंडल, सबसे निचला परत। अब देखिएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर से, तो वायुमंडल का सबसे, यानी कि यहाँ अर्थ है, अर्थ के ऊपर में देखिएगा क्षोभ मंडल है। जो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है फ्रेंड्स, आपका 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक होती है। यानी क्षोभ मंडल, ए वाला लेयर जो है, ए वाला लेयर आप देख रहे हैं, ये लेयर किसका सूचक है? क्षोभ मंडल का सूचक है, यानी कि जो पृथ्वी का सबसे निचला परत होता है, ठीक है। अब देखिएगा, क्षोभ मंडल में 2 चीज होती है पृथ्वी पर। अब देखिएगा, क्षोभ मंडल में इसकी ऊंचाई जो होती है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है, और विषुवत रेखा पर कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे हमेशा आता है कि क्षोभ मंडल पर ध्रुवों पर, क्षोभ मंडल के अंतर्गत ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो पोल यानी ध्रुव पर होती है 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर होती है 18 किलोमीटर। यानी कि इसको अगर कैलकुलेशन किया जाए दोनों को, तो 8 से लेकर कहां तक होगी? 18 किलोमीटर तक होगी, ठीक है। अब देखिएगा, इस लेयर को हम कहते हैं क्षोभ मंडल कह सकते हैं, या इसको संवहन मंडल भी कह सकते हैं, या इसको अधोमंडल भी कह सकते हैं। यानी क्षोभ मंडल को हम 3 अन्य नामों से भी जान सकते हैं। कौन कौन? तो क्षोभ मंडल, संवहन मंडल या अधोमंडल। आपका मेन एग्जाम में अधोमंडल भी पूछता है, ठीक है। अब देखिएगा, क्षोभ मंडल में और कौन कौन से काम होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्षोभ मंडल में जो है बादल, आंधी और वर्षा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर जो है एक मेघ है, बादल है, यहाँ से बारिश हो रही है, ठीक है। यानी कि इसको हम इंडिकेट किए हैं कि क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो बादल होती है, आंधी होती है, वर्षा होती है। ये सब किस में होती है? क्षोभ मंडल में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह देता है कि बादल अवतरित होते हैं किस मंडल में? तो याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में। वर्षा या आंधी तूफान जो भी आएंगी, यानी जितनी भी मौसमी घटनाएं होंगी, किस में होगी? आपका क्षोभ मंडल में, ठीक है। किस में होगी? आपका क्षोभ मंडल में। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि और क्षोभ मंडल में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब ये ऐसा लेयर है, ये ऐसा परत है कि जिसमें सबसे ज्यादा घनत्व होता है। ये क्या होता है? सबसे ज्यादा डेंसिटी इसी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, एक यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि गर्मी के समय में, देखिए अभी गर्मी चल रही है,
तो गर्मी के समय में क्षोभ मंडल की मोटाई थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, थोड़ा सा बढ़ जाती है। आपका मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस मंडल में किस ऋतु में, ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। तो आपको याद रखना है कि कौन से ऋतु में, गर्मी की ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इससे और कौन कौन से, तो देखिएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसी मंडल में पाए जाते हैं। अब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ठीक है, तो इसको मैं पार्टिकुलर आपको बताऊंगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव जो है किस मंडल में पाए जाते हैं, इसी मंडल में अवतरित होते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है। और है, अब देखिएगा हमने बता ही दिया कि वायुमंडलीय घटना इसी मंडल में पाई जाती है, ठीक है। तो अब यहां से चलते हैं हम लोग कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हेडिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अभी जस्ट हमने बताया कि वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है जो कि कितने कितने % मात्रा में होती है। अब देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प और मीथेन का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि यह जो पृथ्वी है और यह वायुमंडल की संरचना है, यहाँ एक सूर्य है, सूर्य से एक किरण आ रही है, उष्मा आ रही है, तो सूर्य की उष्मा वायुमंडल से कुछ क्रॉस करके कहां पहुंचती है, पृथ्वी तक पहुंचती है, और पृथ्वी पर पहुंचने की कुछ किरण पृथ्वी तक पहुंचती है, कुछ किरण वायुमंडल में ही अवतरित होकर वह रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये जो किरण आपका पृथ्वी तक जो उष्मा पहुंचती है, ठीक है, वही जो है ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य उत्तरदायी कारक होता है, ठीक है। अब अगर दोस्त ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता, समझिएगा कि अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो है पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता वो -18 डिग्री सेल्सियस होता। कितना होता, -18 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही क्या होता है, ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा हो जाएगा, और इतना डिग्री टेम्परेचर में जीवन संभव नहीं होगा अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता। तो इससे साबित होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण न्यूनतम तापमान जो है 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वायुमंडल यानी पृथ्वी का जो है जीवन चक्र बनाने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का होना बहुत ही अनिवार्य है। इसे एक और फिगर से मैं और इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूं, समझाने का कोशिश कर रहा हूं, प्लीज इसको देखिए। देखिएगा दोस्त, ग्रीन हाउस प्रभाव में एक सूर्य है, तो सूर्य से जो उष्मा यहाँ पर अवतरित हो रही है पृथ्वी पर, अब जो है इससे रिफ्लेक्ट करके विभिन्न गैस यहाँ से निकलती है, और निकलने के बाद पृथ्वी के टेम्परेचर को क्या कर देती है, हीट कर देती है। और यही हीट करने की अवस्था में पृथ्वी का टेम्परेचर हमेशा टेम्परेचर जो है फिक्स बना रहता है, यानी कि हमेशा घटते बढ़ते रहता है, और इसी कारण जो है यहाँ पर जीवन यापन संभव है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, यानी इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ग्रीन हाउस प्रभाव का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो अब आगे जो है अगला परत जो है आपका, तो अगला परत आपका आता है समताप मंडल। कौन सा मंडल आता है, समताप मंडल। और देखिएगा समताप मंडल में क्या क्या होती है। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूं कि समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है 18 से लेकर कहां तक होती है, 32 किलोमीटर तक होती है, ठीक है, 18 से 32 किलोमीटर। और इसमें देखिएगा दोस्त, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रैपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि इसकी ऊंचाई होती है 18 से 32 किलोमीटर। अब देखिए समताप मंडल में क्या क्या होता है, आप फिगर से कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस फिगर से ही आप पकड़ लीजिएगा। तो समताप मंडल में क्या क्या होता है, जैसे कि मैंने फिगर बना रखा है, समताप मंडल में आंधी, गरज और धूलकण नहीं पाए जाते, ठीक है। समताप मंडल में आंधी,
गरज धूप कर, यानी मौसमी प्रक्रिया समताप मंडल में नहीं होगी। मौसमी प्रक्रिया समताप मंडल में नहीं होकर तो कहाँ होगी, तो होगी आपका क्षोभ मंडल में। ठीक है, कहाँ, 8 से 18 किलोमीटर के बीच में, और यहाँ 18 से 32 किलोमीटर के बीच में नहीं होगी। ठीक है, यहाँ क्या होगी कि आपका जो है वायुयान अवतरित इसी मंडल में होंगे, यानी वायुयान जो है चलते फिरते आपको दिख रहा होगा, यह किस मंडल में, समताप मंडल में। ठीक है, इसमें एक चीज और होती है कि इसमें कभी कभी जो है बादलों का एक छाया दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मूलाभ मेघ के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं, मूलाभ मेघ, यानी कि बादलों की छाया प्रतिबिंब। अगर मेन एग्जाम में पूछ दे कि बादलों की छाया प्रतिबिंब किस मंडल में अवतरित होते हैं, तो याद रखिएगा, मारिएगा किस मंडल में, समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मूलाभ मेघ। ठीक है, बस यही होता है आपका समताप मंडल में। ठीक है, अब आगे चलते हैं एकदम पार्ट वाइज पार्ट की, अगला मंडल में, अगला परत में क्या होता है। आगे है दोस्त आपका ओजोन मंडल। देखिए, ए वाला भाग होता है, ए वाला लेयर जो होता है ओजोन मंडल कहलाता है। और ओजोन मंडल यानी कि ओजोनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इसे ओजोनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ओजोन मंडल की ऊंचाई जो होती है 32 से कहां तक होती है, 60 किलोमीटर तक होती है। 32 से कहां तक, 60 किलोमीटर तक होती है। और ओजोन परत के ऊपर में देखिएगा दोस्त, ये जो ब्लू टाइप का आप देख रहे होंगे, ठीक है, एक ओजोन परत का लेयर यानी परत बिछा होता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस यहाँ फिगर देखिएगा कि ओजोन के ऊपर, ओजोन मंडल के ऊपर एक ओजोन की परत चढ़ी होती है। ठीक है, जिसका काम क्या है, जस्ट प्लीज वेट, मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक सूर्य है, तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरण निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, यही ओजोन परत इसको क्या करता है, सोख लेता है। ठीक है, यानी कि इस लेयर यानी पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है, यहाँ सोख लेता है। और सोखने के कारण ही इसे हम किस नाम से जानते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। यानी याद रखिएगा, एक मेन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का सुरक्षा परत, ठीक है, या फिर पृथ्वी का सुरक्षा कवच किस मंडल में स्थित होता है, या फिर किस मंडल को कहा जाता है, तो ओजोनोस्फीयर को, यानी ओजोन परत, ओजोन मंडल यानी ओजोन परत। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत का क्षरण किससे होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किससे होता है, तो याद रखिएगा एसी फ्रिज यानी एसी से जो गैस निकलती है। एक क्वेश्चन और होता है कि रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस कौन सी होती है, तो याद रखिएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखिए यहाँ पर लिख रखा हूं मैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो यही एसी और फ्रिज से जो गैस निकलती है ओजोन मंडल यानी ओजोन परत के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होती है, बहुत ही। ठीक है, और ओजोन परत की इकाई को किससे मापते हैं, तो ओजोन परत की इकाई को हम डॉप्सन से मापते हैं, डॉप्सन से। ठीक है, किससे मापते हैं, डॉप्सन से। और यह जो ओजोन परत है अंटार्कटिका में सबसे पहली बार देखा गया था कि उसमें एक होल हो गया था, छिद्र हो गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आती है। ठीक है, बस इसी को याद रखना है। ठीक है, और बस फिगर के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश बार बार कर रहा हूं कि ओजोन परत से हमेशा क्वेश्चंस आती रहती है। याद रखिएगा कि सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरण को यह परत जो है सोख लेती है, जिससे वह पृथ्वी पर आने नहीं देती है, इसलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत का क्षरण होने का मुख्य उत्तरदायी है रेफ्रिजरेटर एसी से जो आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, वह मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, और ओजोन परत की नापने की इकाई को क्या कहते हैं, डॉप्सन इकाई, डॉप्सन से हम नापते हैं। ठीक है, तो यही मुख्य रूप से आपका ओजोन परत में शामिल होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आपका आता है 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर को हम कहते हैं आयन मंडल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। ठीक है,
अब 60 से लेकर 640 किलोमीटर के बीच में क्या क्या घटनाएं होती है, तो ध्यान दीजिएगा। आयन मंडल में आपका संचार, उपग्रह, रेडियो, टेलीविजन और रडार जो है इसी मंडल में रहते हैं। ठीक है, यही 60 से 640 मंडल यानी आयन मंडल में ये सब आपका रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन, तो संचार, उपग्रह, रेडियो, टेलीविजन और रडार किस मंडल में पाए जाते हैं, तो आपका आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका बाह्य मंडल। ठीक है, यानी बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल की ऊंचाई होती है 640 किलोमीटर से ऊपर, क्योंकि बहिर्मंडल आज तक इसका आंकड़ा पाया नहीं गया है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से किसकी प्रधानता होती है, तो इसमें दो गैसों की प्रधानता होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। मुख्य रूप से जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं, ठीक है, हमेशा बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं कि किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की मुख्य रूप से प्रधानता होती है, तो आप मार दीजिएगा किसमें, बाह्य मंडल में। ठीक है, तो आई होप दोस्त आपको मैंने अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की होगी। ठीक है, अगर आप फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आराम से इस डायग्राम के जरिए आपको बिल्कुल से बिल्कुल आपको जो है वायुमंडल की संरचना या फिर एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल्स जानकारी मिल जाएगी। बस इसी से 1 से 2-3 क्वेश्चंस आपका हर एक एग्जाम में पूछते रहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप दोस्त आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके और इस वीडियो के द्वारा जो है जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है।